बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका दिन भी एक मुस्कुराहट के साथ शुरू हुआ है। आपको वेलकम करते हैं। अगर नहीं हुआ तो मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने से एक तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, नंबर 2 मुस्कुराहट सदका है, आप खूबसूरत लगते हैं। हाँ। और वैसे भी मुस्कुराने के अलावा हमारे पास और है क्या? अगर आप हम हंस के दिन गुजारे तो अच्छा। ये है अरमला हसन और मैं हूँ इमरान। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको साथ साथ जुम्मा मुबारक कहेंगे। ये उम्मीद मैंने कर ली है ना। मैं भी उम्मीद कर रही हूँ थोड़ी सी ना कि आप ठीक ठाक होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी। कुछ लोगों को सुबह सुबह सुकून नहीं है, सुबह सुबह अजीबोगरीब बातें करते हैं शो से पहले और समझ नहीं आता, फिर ऑनर आके अच्छा इन बेचारे उन लोगों के बारे में ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जिनको अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं है। बहुत से लोगों को नहीं होता, कैमरे के सामने वैसे ही ये थोड़ा ये फोबिया हो जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते भाई हंसी को। ये बिल्कुल वो वाला आउट ऑफ कंट्रोल होता है जो अक्सर हमारी क्लास में नहीं हो जाता था। टीचर कुछ कह दे और टीचर के हंसना नहीं और हम हंसे जा रहे हैं, हंसी रुकती नहीं है और फिर अक्सर क्लास से बाहर भी निकलना पड़ जाता टीचर कौन है? यहाँ पे टीचर नाजरीन है। नाजरीन टीचर है। अच्छा जी, इस ख्याल के साथ कि आप सर्दी से एहतियात बरत रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको पिक्चर बता देते हैं। सर्दी की बहुत ज़्यादा है, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे हैं और लाहौर समेत जो पंजाब के दीगर इलाके हैं यहाँ पे शदीद धुंध मौजूद है। मोटरवेज कई जगहों से उसके कई सेक्शंस को बंद किया गया है। शाहराहों पर जो हद निगाह है वो भी सिफर है और इसमें जो हद अदब है कुछ लोग वो भूल जाते हैं। हद निगाह के सिफर होने के बाद ओवर स्पीडिंग करते हैं, फिर अपना भी नुकसान करते हैं, लोगों का भी करते हैं। इस शदीद सर्दी की जो लहर है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो महकमा मौसमियात हैं वो ये कहता है कि आज भी मुल्क के जो ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं यहाँ पे मौसम सर्द रहने वाला है, खुश्क रहने वाला है। और अगर हम खित्ता पोठवार की बात कर लें या कश्मीर की जानिब चले जाएं तो यहाँ पे सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर जी जो कोरा कहते हैं या धुंध जिसे कहते हैं, कोरा भी बड़ी डिफरेंट और अच्छा इट्स अ डिफरेंट फिनोमेनन। यस इट्स अ डिफरेंट फिनोमेनन। ये बाकायदा तौर पे कोई ग्रीसी सी चीज होती है जो मुख्तलिफ जगहों पे जम जाती है। अगर लोगों की गाड़ी खुले इलाकों में खड़ी हो तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। सो सर्दी की लहर जी बहुत ज्यादा है, फॉग तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो वेदर में ड्राइनेस है उससे मैं बड़ी तंग हूँ और मेरे ख्याल से आई एम श्योर बहुत सारे लोग तंग हैं। सर्दी एंजॉय करने के लिए आप कोशिश करें कि एहतियात के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत सारे लोग धुंध के अंदर इसको एंजॉय करने निकलते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप मास्क का या वैसे इस्तेमाल करें क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर स्मॉग भी है जो आपकी ब्रीदिंग और ये सारे मामला पे असरअंदाज हो सकता है। सो ये जो अभी वेदर की ओवरऑल फोरकास्ट है इसमें अभी आइंदा आने वाले दिनों में और दिन यही है, खा लें पराठे वगैरह सुबह उठ के। अच्छे दिन सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा था, आप पराठे खिला रहे हैं। आप देखिएगा ना, कल सैटरडे है ना, कल आप देखिएगा। I'll send you my breakfast, okay? मैं भी पराठे बहुत देसी बहुत है ना। तो आजकल के ही दिन एक जानिब हम आपको डरा रहे हैं, दूसरी जानिब बता रहे हैं कि यही दिन है, एंजॉय कर लें। फिर सर्दियां चली जाएंगी तो आप कैसे इस मौसम को एंजॉय करेंगे? एंड लाहौर लुक्स ब्यूटीफुल। आई मीन ये अगर सिर्फ पोल्यूशन फैक्टर ना हो तो लाहौर बहुत खूबसूरत लगता है भाई इन दिन के दिनों में। खैर जी, कल बड़ी अहम खबर थी और उस खबर के हवाले से हमने आपको आगाह भी किया था, डेवलपमेंट्स भी आपको बताई थी। हम प्रोग्राम का आगाज उसी अहम खबर से करेंगे जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त कशीदगी है और हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन बर्गबार सरमचार की। ईरान की मुल्की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा चुका है। हमने कल भी आपको इस हवाले से आगाह किया था, इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया जाने वाला ऑपरेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया गया। इसे ऑपरेशन बर्गबार सरमचार का नाम दिया गया। हम अपने नाज़रीन को बताते जाएं कि जो ऑपरेशन है ये दरअसल फारसी और बलोच लफ्जों का मजमुआ है जिसका टाइटल है और सरमचारों की मौत है इसका मतलब, इसके मानी। ईरान में मौजूद जो दहशतगर्द या शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो खुद को सरमचार कहलवाते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से ईरान को अपनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब तो दे दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान और पाकिस्तान जो बरादर ममालिक हैं इनके दरमियान ये जो बढ़ती कशीदगी है ये कम कैसे होगी, और अगर ये कशीदगी कम नहीं होती तो ऑब्वियसली इसके खित्ते में बड़े मनफी असरात होंगे। इस हवाले से कौमी सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है जिसमें जो मौजूदा तनाज़ा है इसमें पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना है इस पर भी गौर किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी रखते हुए यह हक महफूज रखता था कि जवाब दे जब उसकी सरहदों की खिलाफवर्जी की गई, सो पाकिस्तान ने अपने उस हक को इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और इस बात पर अगर हम आलमी सतह पर सालिसी की बात करें तो चीन की तरफ से 2 मरतबा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तनाव खत्म करने के लिए सालिसी की बात की गई है। अब ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और ईरान जिनके सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं, इनमें चीन क्या रोल प्ले कर सकता है, इसी पे हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी कामरान यूसुफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कल की जो डेवलपमेंट है ऑब्वियसली हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। ईरान को जवाब देने का पूरा हक रखते हैं इमरान सेड, और ये जो कल जवाब दिया गया है पाक फौज की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? कामरान साहब की स्टोरी भी थी। हाँ जी, हाँ जी।
जी बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल पाकिस्तान ने ऑब्वियसली बिल्कुल कोई एक आसान चॉइस नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि ईरान अनलाइक ज़ाहिर कि इंडिया के केस में तो बड़ा क्लियर होता है, ईरान ना सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क है बल्कि एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी है उनके साथ। और जब ये ईरान की तरफ से हमला हुआ भी तो पाकिस्तान के लिए बहुत हैरानकुन था, बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज ईरान और पाकिस्तान के दरमियान चलते रहे हैं और चल रहे हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया सालों के अंदर ऐसे बायलैटरल मैकेनिज्म्स भी एस्टैब्लिश कर लिए गए हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स भी हैं जिसके तहत अगर कोई भी इशू होता है तो उन फोरम्स के ऊपर उन इश्यूज को उठा के आप उसको हल कर सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ा ये हैरानकुन और परेशानकुन वाकया था, और इसीलिए पाकिस्तान ने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया। तो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जरूर आई, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल था कि शायद ईरान से कोई मिसकैलकुलेशन हुई है और ईरान को पाकिस्तान ने मौका फराहम किया। और जो मुझे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान का ख्याल था कि शायद ईरान को अपनी गलती का एहसास हो, वो अपोलोजाइज करें, वो रिग्रेट करें, तो चीजें आगे ना बढ़े। पाकिस्तान ने इंतजार किया, जब ईरान की तरफ से कोई उस तरह का रद्द अमल सामने नहीं आया तो फिर पाकिस्तान ने फिर भी इंतजार किया और जवाबी कार्रवाई नहीं की। और फर्स्ट जो स्टेप पे पाकिस्तान ने ये किया कि अपने एम्बेसडर को वहां से बुला लिया और उनके एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया, इन द होप कि अब शायद ईरान को रियलाइज हो कि पाकिस्तान इस पर सीरियस ले रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम सिवाय इसके के जवाबी कार्रवाई करें। अब जब जवाबी कार्रवाई हो गई तो उसके बाद भी जो मुझे ज़राए ने बताया और इवन जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी हैं, क्लियरली एक सीरियस एफर्ट है कि चीजें फर्दर एस्केलेट ना हो। तो बॉल जो है पाकिस्तान कहता है कि ईरान के कोर्ट में है, अगर ईरान दोबारा कोई कार्रवाई नहीं करता तो पाकिस्तान भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता कि इन टेंशंस को फर्दर इंक्रीज किया जाए। और पाकिस्तान कहा है कि जो डायलॉग का रास्ता है वो आज भी ओपन है, जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर अगर ईरान आना चाहता है तो मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो मेरी अपनी इत्तलात हैं, आज मेरी खबर भी है कि काफी हद तक चीजें जो हैं वो कूल डाउन की तरफ जा रही हैं। जो इमीडिएट थ्रेट थी कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट किसी बड़ी जो जंग की सूरत में इख्तियार कर ले, उसके लिए आई थिंक लोग जो है बड़ा कॉशियसली इधर ऑप्टिमिस्टिक है कि चीजें जो हैं शायद अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वर्स्ट इज ओवर। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इससे पहले भी कशीदगी मुख्तलिफ मामलात पे सरहदी उमूर पे चलती रही है। ईरान को हमारी गवादर जब हम डेवलप कर रहे थे, ईरान के उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऑब्वियसली जो हमारा रूट है यहाँ पे या जो मेरी टाइम सिक्योरिटी है, इसमें भी हमारे बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं ऑफ एंड ऑन। फिर पाकिस्तान में जो कुछ स्मगलिंग के मसाइल हैं, आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ इशूज़ जिस पे बात हो सकती है, वो तो रहा, लेकिन इतना खुल के ईरान कभी नहीं आया। तो ऐसा क्या आप समझते हैं कि एक फैक्टर का हुआ कि ईरान को इस हद तक खुल के पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करना पड़ी, और ये जानते हुए करना पड़ी कि पाकिस्तान वुड रिटेलिएट, पाकिस्तान जारी बात है अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करने देगा, ईरान को करना पड़ा? क्या मुहर्रिकात आपको लगते हैं? देखिए, जो इंटरनल असेसमेंट है, जाहिर है कि जब ये हमला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के जो हुकाम है, दफ्तर खारजा के लोग हैं, वो इंटरनल असेसमेंट करते हैं। जो मुझे पता चला बैकग्राउंड में 2-3 उसके अंदर वजूहात बताई गई। जो एक सबसे बड़ी वजह वो कहते हैं कि एक डोमेस्टिक जो रीजन है, क्योंकि ईरान के ऊपर एक तो आपको पता है कई सालों से सैंक्शंस हैं और उनकी हुकूमत के ऊपर वहां पे बहुत ज्यादा दबाव भी है। दूसरा, ये इसराइल और हमास वाला ये जो मामला है, इसके ऊपर भी ईरान की जो अवाम है उनका बहुत ज्यादा दबाव है कि इसराइल के हमले रुकवाने के लिए ईरान कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि हिस्टोरिकली ईरान की एक बड़ी सख्त पोजीशन रही है। हर पाकिस्तान की भी ज़ाहिर इसराइल के ऊपर एक सख्त मौक़िफ़ है, लेकिन ईरान का बहुत सख्त मौक़िफ़ है। वो तो इसराइल को एक नाजायज रियासत तस्वुर करते हैं। तो जब उनकी तरफ से या ईरान कोई बराह रास्त तो ज़ाहिर इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकता, तो एक जो असेसमेंट थी वो ये भी है कि शायद इन हमलों के जरिए, मसलन ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ कार्रवाई नहीं की, उससे एक रोज पहले उन्होंने इराक के ऊपर और फिर सीरिया में भी इसी तरह के हमले किए और फिर पाकिस्तान के भी किए, सिर्फ एक मौका प्रोवाइड करने के लिए अपनी आवाम को कि देखिए जी ईरान जो है वो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, ताकि वो जो नेशनलिस्टिक फर्वर है उसको इवोक किया जाए। दूसरी जो रीजन है वो जो पाकिस्तान के हुकाम है वो ये समझते हैं कि शायद ईरान एक प्रोटेस्ट करना चाहता था कि अगर खित्ते के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर वो बढ़ता है
तो क्या ईरान मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई लड़ सकता है? और एक ही साथ मैसेज पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान अमेरिका को भी कि अगर ये खित्ते में लड़ाई बढ़ती है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, यानी कि अमेरिका और उसको जो इत्तेहादी तो हम एक प्रीएम्प्टिव जो है वो पाकिस्तान को दे दे। तो ये दो तीन बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से ये मामला सामने आए। लेकिन एक ये भी है कि शायद ईरान के अंदर की एक हॉकिश जो एलिमेंट्स हैं और एक जो मॉडरेट्स हैं उनकी एक डिवीजन है, वो भी एक फैक्टर है। तो ये हॉकिश जो एलिमेंट्स हैं इस केस के अंदर उन्होंने प्रोबेबली एक प्रिवेल किया है और उनसे बहुत बड़ी आई थिंक व्हेन इट कम्स टू लॉन्चिंग अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान वो बहुत बड़ा ब्लंडर और मिसकैलकुलेशन हो गई है। एंड आई बिलीव इस मिसकैलकुलेशन के बाद लेकिन कामरान इसको रिवर्ट भी किया जा सकता था। हमें मालूम है कि जब गलती से या इवन जानबूझ के भी, जैसे हम टर्की के एक हेलीकॉप्टर की मिसाल ले लेते हैं, जब ऐसा कुछ हो जाता है और आपने सिचुएशन को कूल डाउन करना होता है तो आप उसे गलती भी कह सकते हैं, आप कोई इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च कर सकते हैं कि ये हमसे मिसकैलकुलेशन हो गई। लेकिन इसको सरकारी सतह पे कबूल किया गया इस हरकत को। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये पाकिस्तान इसको रिटेलिएट ना करता, पाकिस्तान जवाब ना देता इसका, तो क्या फिर आप समझते हैं कि फर्दर ये सिचुएशन एस्केलेट हो सकती थी इवन ऑन आर ईस्टर्न बॉर्डर? क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को समहाउ पाकिस्तान के बड़े दुश्मन भारत की इंगेज करने की भी कोशिश हो सकती है कि ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, अफगानिस्तान में तलखी है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की साइड से तलखी है। दिस वॉज द ओनली बॉर्डर जो कि थोड़ा पीसफुल है चीन के अलावा, तो इसमें भी अगर तलखी हो जाए तो हम पाकिस्तान को हर तरफ से तंग कर पाएं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान जवाब ना देता तो आपको लगता है कि शायद सिचुएशन आगे बढ़ सकती थी और अब शायद ना बढ़े इतनी? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए जवाब देना इसलिए भी जरूरी था कि दो के बेशक इस वक्त इकोनॉमिकली और अदरवाइज जो भी पॉलिटिकल हमारे इंटरनल इश्यूज हों, शायद जो आउटसाइड पावर्स हैं वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो जवाब ना दे। उसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस थी। मसलन ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की, हम सिर्फ ज़बानी उसको कंडेम करके खामोश हो जाते, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसी मिसाल कायम कर देते जिसकी वजह से मुस्तकबिल में, जैसे आपने जिक्र किया भारत का भी, कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर और कहे कि जी हमने अपने ये दिफा में किया क्योंकि पाकिस्तान तो रिएक्ट नहीं करता। अब इसका हुआ क्या है कि अगर ईरान एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाहता था कि जब उसका दिल चाहे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करके और कहे जी कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है और पाकिस्तान आगे से कुछ नहीं करे, उसका नुकसान ये होता कि मुस्तकबिल के लिए उनको एक लाइसेंस मिल जाता। अब जब ये हुआ है तो कम से कम ईरान को ये चीज पता लग गई है कि मुस्तकबिल में अगर हम ये काम करेंगे, हम अगर कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई भी करेगा। कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कि पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि देखिए जी मई 2011 में अमेरिका ने भी तो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा था, लेकिन शायद लोग चाहते हैं कि अमेरिका में ऑब्वियसली एक सुपर पावर है, फिर हम उनके इत्तेहादी भी थे, फिर दूसरा इसके बारे में भी अभी शायद फुल जो सच्चाई है वो सामने नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो कंपैरिजन ही गलत है कि जी अमेरिका करके चला गया तो कोई और मुल्क भी कर सकता है। जाहिर है अमेरिका जो है वो ईरान अब अमेरिका नहीं है, ना ही भारत जो है वो अमेरिका है, और ना ही जो रिलेशनशिप की नौयत है वो इस तरह की है। तो इसलिए आई थिंक वो उस जो न्यू नॉर्मल ईरान करना चाहता था, एक सेट जो इवन इंडिया भी करना चाहता था फरवरी 2019 में, उसको क्या कहते हैं कि न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी था कि आप अगर करेंगे तो वी विल आल्सो रेज योर कॉस्ट। तो ये पाकिस्तान ने किया। ठीक है कामरान, दूसरी जानिब हम चाइना के रोल के हवाले से बात करें दो कि अभी हमने देखा है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो भी कशीदगी का मामला, इसमें चाइना ने इंटरवीन किया है और सालिसी के तौर पे एक किरदार अदा करने की कोशिश भी की है। आप इस सारे सिनेरियो के अंदर आप चाइना के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाइना ने तो जैसे ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो फौरी तौर पर उन्होंने दोनों जो फरीकैन है, दोनों मुल्क हैं, उनको रिस्ट्रेंट शो करने का कहा। लेकिन उसके अंदर भी आई थिंक चाइना का जो पहला बयान था, मेरे पाकिस्तान के एक सीनियर सिफारती एहलकार से बात हो रही थी, तो ही वाज कंसर्न्ड क्योंकि उनका ख्याल था कि उनकी जो स्टेटमेंट है, मसलन ईरान ने तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर ली और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। इन अदर वर्ड्स वो पाकिस्तान को पोलाइटली ये कह रहे हैं कि आप रिएक्ट ना करें, जवाबी कार्रवाई ना करें। जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे उनका ख्याल था कि ईरान कुड हैव बीन मोर एक्सप्लिसिट, एटलीस्ट इट कुड हैव शोन सॉलिडारिटी जो पाकिस्तान के साथ जो सॉवरेंटी वायलेट हुई थी, और उसका जिक्र उस स्टेटमेंट के अंदर ना करना फॉर हिम दैट वाज रियली अलार्मिंग। लेकिन ऑफ कोर्स
ईरान के साथ चाइना के बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशनशिप हैं और चाइना समझता है कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट इंचार्ज होता है तो यकीनी तौर पर उनके जो इंटरेस्ट है वो भी अंडर थ्रेट होते हैं। आई थिंक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और प्ले कर भी रहे हैं वो तुर्की का है। आई थिंक तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कल पाकिस्तानी जो हमले थे उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और ईरान के दोनों वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर बात की और फिर बाद में उन्होंने खुद जॉर्डन में वो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने दोनों ने उनको ये बताया कि दोनों ममालिक इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि ये जो मौजूदा कशीदगी है इसमें इजाफा हो। तो उसके बाद हमने देखा कि शाम को रात गए, ईरान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया उनके दफ्तर खारजा की तरफ से, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की हमलों की मजम्मत की गई, लेकिन इंपॉर्टेंट आई थिंक डिप्लोमेसी में आप जो नुआंसेस होते हैं, जो सटल मैसेजेस होते हैं, उनको रीड करना चाहिए। उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान जो अपनी उनकी पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ अच्छे बरादराना ताल्लुकात का, उस पर वो अभी भी कायम है और ईरान कभी भी जो पाकिस्तान और ईरान के दोनों के जो दुश्मन है की चाल में नहीं आएगा और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। इम्पोर्टेंट वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब हमें सारी तवज्जो अपनी इस वक्त इजराइल और गजा की तरफ देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब कामरान, जो इंटरनेशनल मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया ने इस, जो मैं कुछ एनालिस्ट को सुना वहां पे, उन्होंने इसको समहाउ इसकी मुखालिफत नहीं की द वे यू नो, जिस तरह इंडिया की एक स्टेटमेंट आई थी, इंडिया ने कहा कि ये अगर सेल्फ डिफेंस में हुआ है तो सेल्फ डिफेंस में किया जा सकता है। उन्होंने हिमायत ही की दबे लफ्जों के अंदर, जैसे कि आपने कहा कि डिप्लोमेसी के अंदर मैसेजेस होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर कम अज कम, और फिर अमेरिका की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई, तो पाकिस्तान का भी एक बहुत बोल्ड इकदाम था। जाहिर बात है अपनी सॉवरेंटी के लिए था, उसके जवाब में था, लेकिन बहरहाल था, और इसके लिए भी यू नीड एक कॉम्पिटेंस चाहिए आपको, और पाकिस्तान आर्मी ने वो कॉम्पिटेंस कल बहरहाल दिखाई कि कोई ईरानी शहरी इसमें ना मरे, सिर्फ दहशतगर्द निशाना बने, और फिर मुकम्मल सबूतों के साथ उन्होंने कहा जी हम पहले डोजियर्स भी दे चुके हैं। तो ये जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक इस अमल पे हिमायत मिल रही है, या सपोर्ट कह लें, या कोई मनफी तासुर नहीं कायम हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कितना नुकसानदेह है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान हैज बीन स्ट्रगलिंग टू मेक अ बेटर इमेज इन द वर्ल्ड, और अभी भी बहुत सारे मामलात उसके अमेरिका के साथ तो खराब ही हैं। देखिए, आई थिंक इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ईरान यू नो कि हर किसी न किसी मुल्क के साथ, खास करके मगरबी दुनिया के साथ उनके तनाज़ात चल रहे हैं, और मिडिल ईस्ट के इस इशू के बाद तो वो चीजें जो टेंशंस हैं वो डीपन हो गई हैं। तो इसका एक जो पॉलिटिकल एंगल भी है कि जो भी अगर अमेरिका पाकिस्तान की को सपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी बयान सामने आया, बाकी दुनिया की तरफ से भी आया, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके कैंप में जाए और ईरान को आइसोलेट करे। तो ये ईरान के लिए भी आई थिंक एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में हमेशा अमेरिका हो, हमारे अरब ममालिक हो, उनके प्रेशर को रेजिस्ट किया, कभी भी ईरान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके मफादात हर्ट हों। और ईरान की तरफ से ये काम करके मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बदएतमादी की फिजा पैदा की है। तो जो रही बात कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या इंटरनेशनल मीडिया, खास करके वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें उनका अपना मफाद भी है। वो भी समझते हैं कि अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान लड़ाई होगी तो यकीनी तौर पर आई एम श्योर के जो इजराइल है सबसे ज्यादा तो वो खुश होगा, कि ये मुस्लिम दुनिया के जो ममालिक हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, वो फोकस करें इजराइल के ऊपर, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए जो दोनों ईरान और पाकिस्तान, खास करके ईरान के भी खैर ख्वाह हैं, उनके लिए ये बात समझना जो है कासिर है कि क्यों ईरान ने ये कार्रवाई की जिसका उनको कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कामरान यूसुफ, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ऑपरेशन मरबार सन 4 के हवाले से हम तजिया ले रहे थे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको सेगमेंट फ्लैग्स दिखाते हैं, जिसमें आज सना हमायूं हमें 2 चाइनीज एंटरप्रेन्योर से मिलवा रही हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में अपना फूड आउटलेट शुरू किया है। ये क्या है आपको दिखाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज फ्लैग्स का सेगमेंट और भी एक्साइटिंग है, क्योंकि मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड टेस्ट भी कराऊंगी। और यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ
बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि चाइना से यहाँ पर आके मुकीम हुए 2005 में। इंटरेस्टिंगली चाइनीज़ नेम उनका है माजो और डेनशिंग ली लिन, बट हमारे लिए अब ये यहाँ पर हैं आसिया और मोयुद्दीन। आइए इनसे जानेंगे इनका जर्नी और ये चाइनीज़ फूड के पीछे क्या स्टोरी है ये भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे होंगे। कंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू अस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे अपने इस सफ़र के बारे में बताएं। आपने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया? पाकिस्तान एंड इट्स बीन सो लॉन्ग जर्नी, सो टेल अस अबाउट योर। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ माजिया। मेरा नाम माजियाल है और मेरा पाकिस्तानी नाम आसिया हुसैन है। मैं पाकिस्तान में 2005 में आई थी। पाकिस्तान आने का फैसला मेरे वालिदैन ने किया। उन्होंने मुझे पाकिस्तान की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की गर्ज से भेजा। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात मेरे शौहर से हुई। हमारे वालिदैन की रजामंदी के बाद हम लोगों ने शादी कर ली। पिछले साल हमारी मुलाकात हमारे तीसरे पार्टनर दाऊद से हुई। वहाँ हम लोगों ने चाइनीज मुस्लिम फूड रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया। Chinese Muslim food. It's been like 17 years. आप लोगों को 17 साल यहाँ हो चुके हैं। इस रेस्टोरेंट को कितना टाइम हो How गया? long is this restaurant been here? This restaurant is just newly opened. It's just ये रेस्टोरेंट तो हम लोगों ने अभी 1 माह पहले ही खोला है। इस्लामाबाद में जापानी, कोरियन, अफगानी और तुर्किश रेस्टोरेंट तो बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ असल चाइनीज मुस्लिम रेस्टोरेंट नहीं था। restaurant is available. Chinese food has been all चाइना के खाने पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ आप लोगों के मेन्यू में कौन कौन सी डिशेस हैं और आपकी सबसे मशहूर डिश कौन सी? are the most popular dishes in here? Yes, actually we have our restaurant have 4 main parts. हमारे रेस्टोरेंट के 4 डिशेस बहुत मशहूर हैं, जिनमें चाइनीज फ्राइड कुजीन, चाइनीज हॉट पॉट, चाइनीज स्पेशल बारबेक्यू और चाइना के खास फास्ट फूड्स शामिल हैं। ये सब हम लोग अपने रवायती अंदाज में बनाते हैं। हम लोग तमाम तर मसाले भी चाइना से ही मंगवाते हैं। Our instant food, like the fast food. What is your authenticity? क्या आप लोग अपने खानों में पाकिस्तानी मसाला जात का इस्तेमाल भी करते हैं या तमाम खाने चाइनीज स्पेशल मसालों से ही तैयार करते हैं? Spices into it. Actually, it's pure authentic Chinese. हमारे तमाम खाने 100% चाइनीज हैं। हम लोग पाकिस्तानी मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। हमारे शेफ चाइना में हलाल खाने बनाने के माहिर हैं। हमने उन्हें चाइना से ही बुलाया है। उन्हें पाकिस्तानी सकाफत और यहाँ के मसालों का बिल्कुल इल्म नहीं। इनकी तमाम रेसिपीज चाइनीज स्पेशल हैं। Skills which he knows is all Chinese type. What is the response? क्या इस रेस्टोरेंट का खाना चाइनीज भी पसंद कर रहे हैं? और ये भी बताएं कि पाकिस्तानियों को आपका खास टेस्ट कैसा Are लगा? Pakistani people? Yes, and once all यहाँ जितने भी चाइनीज कस्टमर्स आए हैं, सबने यही कहा है कि आप लोगों का खाना बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग घर में ही बना रहे हों। like homemade. And what is the response of Pakistani people towards this, your cuisine? The पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि आप लोगों का टेस्ट यहाँ पर मौजूद बहुत से चाइनीज रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ है। सबको पता है कि हम लोग पाकिस्तान के मसाले इस्तेमाल नहीं करते। cooking mixed with some Pakistani styles, but they say this first time they tested a very pure Chinese food. फैंटास्टिक। आसिया ने अपने ऑथेंटिक चाइनीज़ खानों की इतनी तारीफ़ की है कि अब वाकई मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो खाने ट्राई करूं और अपना पर्सनल रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। आसिया एंड मोयुद्दीन, आई वुड लाइक टू टेस्ट फ्यू डिशेस। आसिया, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का खाना मैं भी टेस्ट करूँ और अपना फीडबैक दूँ। So much about the authentic Chinese food, so I think it's time to review your food. और इस वक्त आसिया हमें अपने किचन में लेकर आएंगे जहाँ पर उनके चाइनीज़ शेफ जो हैं वो हमारे लिए डिश प्रिपेयर कर रहे हैं। इन द मीनवाइल आसिया, व्हाट इज योर आसिया, आपको पाकिस्तान की कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद है? In Pakistan, I like aloo keema. I like aloo keema very much. You make it yourself? No, I don't because मुझे आलू कीमा बहुत पसंद है। जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मैंने सबसे पहले आलू कीमा ही खाया था। And what are you making us to आज try? आप हमें क्या टेस्ट करवाने लगे? Which one is the most popular dish here? there are so many popular वैसे तो बहुत सारी डिशेस हैं, लेकिन आपको हम हॉट पॉट ट्राई करवाएंगे। hot pot.
hot pot. It's my favorite. go and yeah. Let's go and try our hot pot. Okay. और आसिया के साथ हम किचन में गए और आसिया ने प्रेपरेशन हमें दिखाई और अब हम इनके फेमस जो चाइनीज़ हॉट पॉट यहाँ पर सबसे मशहूर है और जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो आसिया ने हमारे लिए वो डिशेस तैयार की हैं जो कि यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और अब आसिया से पूछते हैं कि इन डिशेस के नाम क्या हैं। आसिया, टेल अस अबाउट द नेम्स ऑफ द डिशेस। Yes, today we will gonna try to some famous dish. आज हम मुख्तलिफ डिशेस ट्राई करने वाले हैं। In the Sintrona, this is our hot pot. We have. And this is the famous Chinese hot Yes, pot. We had everyone this talk. is- ये हॉट पॉट है, ये बड़ा हॉट पॉट है। इसे 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं। We do have. इसके अलावा हम लोग छोटे पॉट में भी ये डिश सर्व करते हैं। छोटा पॉट 1 या 2 लोगों के लिए होता है। You can have the individual separate hot pot by yourself. इसके अलावा ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम चीजें हम लोग हॉट पॉट के अंदर मौजूद इस सूप में ऐड कर देते हैं। Okay. And what about this? This is the chicken meatball. ये चिकन मीट बॉल है। इसकी भी 3 किस्में हैं, एक चिकन, दूसरी बीफ और तीसरी फिश मीट बॉल। ये भी हम लोग इस सूप में डालते हैं। Them in the soup. After 2-3 minutes, we start eating. And what are हमें इन अज्जा के बारे में भी बताएं। Tell us. These things we imported from China. Okay. ये तमाम अज्जा चाइना से मंगवाए गए हैं। No. Okay. Actually, it is made from like a potato or some sweet potatoes, Okay. cornflowers, and this is beef or the mutton, the slice. Okay. And this is also imported from China. And the name is haidai. ये हाई तय है। ये भी चाइना से ही इंपोर्ट होता है। ये भी एक किस्म की सब्जी है जो समुंदर के अंदर उगती है। And this is Leaf. vegetable chomin. No, this is जी नहीं, इस चाउमीन में सब्जी के अलावा बीफ भी शामिल है। चाउमीन में ज्यादातर लोग मैदा खाने के आदी होते हैं। the maida, Okay. the noodles. So for the sabzi and the vegetables and the meat is just for the decorations. And what? और इन छोटे हॉट पॉट्स में क्या है? ये तमाम अज्जा बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। This is most important Chinese. ये चाइना की खास चाय है। हम अपने मेहमानों को इन खूबसूरत पॉट्स में ये जबरदस्त चाय सर्व करते हैं। Clients and guests. So guys, we are going to try the. नाजरीन, अब हम इस्लामाबाद में खास और रिवायती चाइनीज खाने ट्राई करने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि इस किस्म के खाने चाइना के किस इलाके में खाए जाते हैं? China has these kind of foods. This hot pot is हॉट पॉट सिचुआन में ज्यादा मकबूल है। Sichuan province. Are you going to cook in this soup? Yeah. This Okay. We're going to cook in the soup, and after 2-3 minutes we can eat. Cover it. By the meantime, first we will use this sauce. इसमें 3-4 किस्म की मुख्तलिफ चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं। This is our homemade chili sauce, and this is और ये हमारा स्पेशल जैम है। more like sesame jam. Okay. Sometimes like peanuts jam. Peanuts jam. Yes. So this is a sesame Yeah, jam. I like sesame. That's Okay. why I choose sesame jam. And then this is our Chinese vinegar. Okay. Yeah, Chinese vinegar. And by the way, mostly I put some soup. अब हम इसमें ये सूप ऐड करेंगे। 5 मिनट बाद बस ये खाने के लिए तैयार होगा। Make it hot, and then I do like this. And one side preparing this sauce, and one side I'm waiting for that. After 5 minutes, it will be okay. Then I can start eating. And you may try yourself. Okay. I Yes. can also try my. The quantity, everything. Okay. I'm not sure. Is it too much spices? No, not really. It's just give us. I'll follow you. Yes. I'll follow your lead Yes. because that's how you made it for yourself. Less spicy. I don't want much spices to go in my stomach. Once you try, if it's not enough, then you Okay. can put Yeah, exactly. It's brilliantly very different. Very I have ये तो never बहुत tried ज़बरदस्त है। मैंने इस जायके का सूप पहले कभी नहीं पिया। It's different sauce give you Sauce. different taste. This is chili one. You can try. It's very yummy. Yeah. It's very different. Everything can मैं be dumplings included. try कर रही हूँ. Yes, yes.
Even this sauce is very yum. Yeah, it's I made it from upstairs, different. Yes. Balls now. We steam this maida. We open this. हमने इस मैदे की बॉल्स को स्टीम करके तैयार किया है। इस बॉल में हमने कीमा ऐड किया है, लेकिन आप सब्जी, गाजर, मूली जो चाहें इसमें ऐड करके बना सकते हैं। Anything you want, you can make it very. So we can eat with any sauce? Yes, mostly we eat it with this sauce. This sauce. Yes. I'm gonna try it. Very yum. You can eat this food while it is so hot. Yes. And so fresh. Yes. And so nutritional. फ्राइड खाना नहीं है, सारा तकरीबन बॉइल्ड है और सारे ट्रू इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं टेबल पर देख रही हूँ। After 10 to 15 ये चाय पीने के 15 मिनट बाद आपको इस चाय की खासियत का पता चलेगा। you will feel that what is a Chinese tea. Fantastic, Asya. ज़बरदस्त I आसिया, think this is इसमें the कोई most शक नहीं कि ये तमाम खाने असली चाइनीज़ खाने हैं। पाकिस्तान में चाइना के रिवायती खाने लाने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। कंट्री इतना खूबसूरत दस्तरखान सजाया चाइनीज़ ऑथेंटिक फूड के ज़रिए, और अभी मैं मज़ीद चाइना का ये फूड इंजॉय करने वाली हूँ। बट आई होप कि आप आसिया को देंगे ढेर सारा प्यार उनके यहाँ होने के लिए, पाकिस्तानी होने के लिए, और यहाँ पर इतना खूबसूरत चाइनीज़ फूड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सो अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा ख्याल। आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वेलकम बैक एक्सप्रेसो। बात करेंगे कानों में रस घोलने वाली आवाज़ की मालिका मारूफ गुलकारा महनाज बेगम साहिबा की, जिनको मद्दाहों से बिछड़े आज 11 बरस बीत गए। महनाज बेगम 1955 में कराची में पैदा हुई। महनाज का असल नाम किनीज़ रज़ा था। वो बरसग़ीर की मारूफ मुगन्निया और सोज़ खां कुज्जन बेगम की साहबजादी थी। महनाज बेगम को हम याद कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट सफ़र शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि हुंजा में खुसूसी अफराद को कैसे खुद मुख्तार बनाया जा रहा है और इन अफराद की जो जहनी और जिस्मानी सेहत है इसका कैसे ख्याल रखा जाता है। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। बात करेंगे हुंजा पे ही, और हुंजा के हवाले से जो सिलसिला है ये जारी है। हुंजा के अंदर या किसी भी एक्चुअली सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। उसमें बच्चे होते हैं, उसमें बूढ़े होते हैं, उसमें डिसेबल्ड लोग होते हैं, उसमें जिस्मानी माजूरी का शिकार लोग होते हैं, उसमें ख़वातीन होती हैं, मर्द होते हैं। तो किसी भी अच्छी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होती है, बच्चों के हुकूक का ख्याल रखा जाता है, उन पर जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी होती है। किसी भी अच्छे माशरे में ये तमाम वो खद ख्याल हैं जो बताते हैं कि वो माशरा कितना अच्छा है, और वो माशरा कितना अच्छा है उसका एक पैमाना ये भी है कि वो अपने डिसेबल्ड लोगों के हवाले से कितना ख्याल रखता है, और उनके हवाले से उनको क्या माशी बोझ समझता है, या उनके हवाले से उनको ट्रीटमेंट या उनका इलाज, या उसके अलावा उनको अपनी कदमों पे खड़ा करने के हवाले से उस सोसाइटी के अंदर कुछ सेंसिटाइजेशन या हसासियत पाई जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं बताती हैं कि कोई माशरा कितना बड़ा और कितना अजीम और कितना खूबसूरत है। हुंजा इसी तरह का एक बड़ा और खूबसूरत माशरा है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सलीम शहजाद साहब खड़े हैं। और डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आप मसरूफ़ थे पेशेंट के साथ। ये क्या आइडिया है, बेसिकली आप क्या करते हैं यहाँ पे? बेसिकली काडो जो है वो एक NGO है, और गवर्नमेंट और काडो ने मिलके इधर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी विज़िट किया, नीचे हमारे शर्मा के जो आर्टिज़ान्स हैं, अच्छा उनके लिए बेसिकली ये बनाया गया था ताकि उनको अगर कोई पेन, कोई कमज़ोरी वगैरह अगर उनको आए तो उनको यहीं पे ही उनको ट्रीटमेंट मिले। अच्छा, साथ ही यहाँ पे जो आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, इनिशियली होता ये था कि वो सर्दियों के टाइम पे मोस्टली यहाँ पे अपने चेकअप्स के लिए इस्लामाबाद और कराची वगैरह जाया करते थे, और वहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन अभी ये फैसिलिटी उनको यहीं पे ही अवेल है, कर सकते हैं वो लोग, और यहाँ पे आते हैं, उनको भी ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ नीचे जो हमारे आर्टिज़ान्स हैं उनको भी हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं, मतलब वो सारे लोग काम कर रहे हैं,
और एक तो उनका मामला है कि जो डिसेबिलिटी के हवाले से या पेन के हवाले से आपने कहा है, एक नफ्सियाती वाले से भी हो सकता है, उसके वाले से भी कोई है इसी जगह पे फैसिलिटी है, कोई साइकोलॉजिकल एड या समथिंग इस तरह का देने का? नहीं, इनिशियल यहाँ पे साइकोलॉजिकली तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो वर्क थेरेपी हो रही है वो इटसेल्फ एक इलाज है जी, क्योंकि उनको माशरे में उनको ये फील करवा रहे हैं कि उनका भी एक रोल है। वो सुबह उठते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, उसके साथ साथ उनको अगर कोई दूसरा मसला हो तो वो फिर यहीं पे ही वो कहते हैं कि हमारे लिए ट्रीटमेंट है, वो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आके अपने दर्द के हवाले से हमें बताते हैं, फिर हम उनको एक्सरसाइज बताते हैं, उनको डिफरेंट मॉडलिटीज़ के थ्रू उनका जो पेन मैनेज करते हैं, तो उससे वो उनको एक बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है उनके। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोग हैं, मतलब ये जो जिनके हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, आपके पास ये आते होंगे, तो ये एक ख़ास इनके अंदर एक मासूमियत होती है, लाइक जिस तरह ये बच्चे होते हैं। जी जी, तो आपको कैसा लगता है इनके साथ इंटरेक्शन करके, क्योंकि इनमें से एक एक जो है वो आपको पहचानता होगा, आपको जानता होगा, आपसे गुफ्तगू करता होगा, आप इनसे गुफ्तगू रोज़मर्रा की बुनियादों पे आपका इनके साथ इंटरेक्शन कैसा पाते हैं इस तबके को? ये बहुत ही ज़्यादा एक मासूम लोग हैं, जो यहाँ पे अपने मासूमाना से सवालात और मासूमाना से मसाइल, चाहे वो उनको काम के हवाले से हो या आपस में इनकी कोई नोक झोंक हो या फिर जो भी इनको कोई मसला हो, ये आके बताते हैं। ये इवन के जो मेरा डोमेन ना भी हो कि मेरा गला ख़राब है, अच्छा ये हुआ है, वो हुआ है, तो ऐसे आते हैं और इनके साथ बड़ा एक मज़ेदार इंटरेक्शन होता है। बड़े फ्रेंडली लोग हैं ये लोग। स्पिरिचुअल एक खुशी होती है आपको? बहुत ज़्यादा। ये इन लोगों को एक खिदमत की तरह, मतलब ये जॉब के साथ साथ अगर आपको खिदमत का भी मौका मिले तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका जो ऑफिस है, इससे राकापोशी और दिरान और स्पंतिक और नीचे दरिया हुंजा और आजकल ऑटम कलर्स हैं, तो दोनों तरफ, यानी एक तरफ तो आपका इन खूबसूरत इंसानों के साथ इंटरेक्शन है, दूसरा नेचर के साथ है, तो यहाँ आपको जॉब करके, काम करके कैसा लगता है? बहुत ही मज़े की फीलिंग है यार। मतलब शायद लोग ड्रीम करते होंगे ऐसी जगह के बारे में, ऐसी जगह पे आके जॉब करने के बारे में, और अपने लोगों में काम करने का एक अलग मज़ा होता है। और फिर आप उनको लाइक खिदमत कर रहे हो, ये वाली फीलिंग से फिर वो ज़्यादा आप इंगेज होते हो, ज़्यादा एनर्जी से फील करते हो आप, तो एक बेस्ट फीलिंग है। तो ये जो मासूम बच्चे हैं, ये जो नीचे बैठे हुए हैं, ये आपस में लड़ते भी हैं और आपस में एक दूसरे की लड़ाई के बाद लाइक एक दूसरे की शिकायतें भी आपको लगाते हैं? लड़ाई नहीं कह सकते। अच्छा, आपस में जो नोक जोक ठीक कुछ है। इनमें से आपस में ये जो शरारती से होते हैं वो छेड़ देते हैं, तंग करते हैं, तो तब आके लाइक ये मुझे छेड़ रहा है टाइप, वो उस तरह की है जैसे कि भाइयों में होती है। हाँ, सही। वैसा सा लाइक ऐसा कोई इनके लिए दरमियान कोई फिजिकल नहीं होता वायलेंस। सही। और ओवरऑल जो है, आपको कितना अर्सा हो गया है काडो में इस जगह पे काम करते हुए? अच्छा, मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया। इस दौरानिए में हम लोगों ने 500 से ज़्यादा जो है वो पेशेंट देखे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप रखा हुआ था, जो कि 10 के वहाँ से कुछ डॉक्टर्स आए थे। उनके साथ हम लोगों ने अलीबाद, कुलमित और हैदराबाद में आके 250 से ऊपर पेशेंट देखे, फ्री मेडिकल चेकअप, टेस्ट वगैरह उनके किए। अच्छा, ये जो इसका पूरा जो मॉडल बना हुआ है, हम ये कोई कमर्शियल क्लिनिक नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा, हम लोगों ने इस दौरानी में जितने भी पेशेंट देखे हैं, हम लोगों ने 90% उनको रिलीफ दिया हुआ है, जिसके हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, जिनके अंदर मोर देन 1 मिलियन का रिलीफ हम लोगों ने पेशेंट्स को यहाँ पे लोकल जो हमारे हैं इनको प्रोवाइड किया है। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये टूरिस्ट हब है हुंजा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई टूरिस्ट है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, या कोई पेन मैनेजमेंट का ही मामला है, या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल। रिसेंटली मेरे 2 दोस्त हैं जो कि ये ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, उनके कुछ फॉरेनर और कुछ हमारे लोकल आए थे लोग। उनको ये प्रोलॉन्ग सिटिंग और ट्रैवल करने की वजह से लो बैक पेन में मसला हो गया था। तो 2 पेशेंट्स को मैंने जाके उनके जगह पे ही होम सर्विस दिया था, और 2 यहीं पे आए हुए थे, तो वो भी फैसिलिटेट हो रहे हैं इनसे। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप में से जो लोग देख रहे हैं सफ़र शर्त को, और डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तो 2 नतीजे हम इस पूरी गुफ्तगू से निकाल सकते हैं। एक नतीजा तो यही कि एक रिस्पॉन्सिबल जो
मुआशरा होता है वो इस तरह काम करता है। इसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं, लेकिन एक और चीज़, जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो कि उनसे आते रहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है। वो ये है कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब हैं वो इधर होते हैं काडो में, और हैदराबाद में ये जगह है, खूबसूरत बिल्डिंग है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई मसला हो तो आप फिर यहाँ ज़रूर आइएगा, काडो को विज़िट कीजिएगा, इसकी खूबसूरतियों को देखिएगा, उन खूबसूरत बच्चों से मिलिएगा और डॉक्टर साहब से मिलिएगा। देखते रहिए सफ़र शर्त। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। क्रिकेट की आज हमने बात नहीं की क्योंकि आज पाकिस्तान का मैच है, तो हमने सोचा जरूर बात करनी चाहिए। फॉर्मेट बदला, मुल्क बदला, कप्तान बदला, तीन मैच, 3 टॉस, तीनों में पहले बॉलिंग और तीनों में एकतरफा शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स तीनों शोबों में नाकाम रहे जी इन मैचेस में। टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान से T20 सीरीज भी हाथ से निकल गई। मेजबान न्यूजीलैंड टीम को जी पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज में 3-0 से फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। कीवी टीम ने पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को 46 रन, दूसरे मैच में 21 रन, जबकि तीसरे T20 में 45 रन से हराया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का जो चौथा मैच है वो शेड्यूल है, जिसके 3 मैचेस आपको पता है खेले जा चुके हैं और जो T20 सीरीज है वो हार चुका है और अब क्लीन स्वीप से बचने का जो चैलेंज है वो ही समझे कि वो दरपेश है। आज 11:10 पे दिन में ये मैच खेला जाएगा। इस मैच में क्या डिफरेंस कर पाएगी ये जो हमारी पाकिस्तानी टीम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ ऐसा होगा। ये म्यूजिक बज रहा था जब आजम खान आ रहे थे, नहीं किसी ने बनाया, ये वैसे इस ग्राउंड में बजा था। हाँ, ग्राउंड में आज और किसी ने मीम ना बनाया। द बिग शो म्यूजिक। खैर ये तो अब क्या है, अब इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हमारे मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर इमरान और अरमला, आपको भी। और लगता है आप लोगों ने मेरी डॉक्टर की नौकरी खत्म करा दी। नहीं, ये भूल गया, मैं अभी कहने वाली थी। नहीं साहब, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, टीम वेंटिलेटर पे चली गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है, आप फिलहाल रेस्ट करें, छुट्टियां करें। अब आपको वर्ल्ड कप में हम दोबारा बुलाएंगे। साहब कैसा तजिया सर? 3 मैच मुसलसल, आई मीन वी weren't expecting, frankly speaking, एक आध मैच में लगता था कि चले एक आध मैच आप हार जाएं, आपके लिए कंडीशंस हैं या टीम को समझने में वक्त लगता है या आप पहले हार के आ रहे हैं। सर 3 T20 मैचेस समझ नहीं आए हारना, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो गलती की थी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर बाबर को बना दिया था। चले, सरफराज को हटाया, 11 सीरीज जीते, बाबर की कप्तानी में भी टीम अच्छा कर रही थी और अब बाबर को 4 साल के तजुर्बे के बाद हटाकर एक नया कप्तान ले आए, समझ में नहीं आ रहा। और आज टीम का जो पाकिस्तान ने 11 रुकनी टीम का जो ऐलान किया है उसमें एक तब्दीली है। आप जो म्यूजिक बजा रहे थे, आजम खान जो है वो टीम से बाहर है और उनकी जगह ज्यादा फरहान टीम में शामिल किया गया। एक ही चेंज पाकिस्तान बहुत रिला है, इसी वजह से हारिस रऊफ को जो है वो टीम में शामिल किया गया। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, साहबजादा फरहान के हवाले से बताएं हमें थोड़ा उनका। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। उनका शजरा हमें पता होना चाहिए कि साहबजादा फरहान कौन है, टीम का हिस्सा है और आज आजम की जगह, क्योंकि शजरा बताते हैं हम, कभी नहीं भी पता होता, मतलब हर बार ही पूछ लेते हैं। पता होगा, ऐसी बात मैं चैलेंज आपने किया मिर्जा साहब। मिर्जा साहब इसको साहबजादा फरहान के हवाले से बताएं। साहबजादा फरहान जो है उसका ताल्लुक KPK से है और पहले भी पाकिस्तान की टीम में आ चुका है। डोमेस्टिक सीजन में उसने रन्स के अंबार लगाए। अब मैं घर का पता नहीं बताऊंगा आप लोगों को तो, लेकिन साहबजादा फरहान बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। गुज़िश्ता 3-4 बरस से वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी टीम में आने की, लेकिन 22-23 साल की उम्र में वो अभी भी टीम से बाहर है। मैं समझता हूँ कि अब उसको मौका मिला है तो ही शुड अवेल दैट चांस। लेकिन एक और जो प्लेयर है, जो हसीबुल्लाह बलूचिस्तान का, जो पाकिस्तान अंडर-19 भी खेल चुका है, विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको मौका नहीं मिला। आज कीपिंग जो है वो मोहम्मद रिजवान करेंगे और ओपनिंग जो है रिजवान और साइम अय्यूब करेंगे। देखते हैं चाचा इफ्तिखार क्या करते हैं आज, क्योंकि वो तीनों मैचेस में बस ऐसे ही चले हैं और उनको मिडिल ऑर्डर में रखा हुआ है। हालांकि लोगों की ओपिनियन थी कि आज इफ्तिखार की जगह हसीबुल्लाह को मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जाए। तो किरदार जो है ना मिर्जा साहब, वो घर पे अक्सर हमारे होता है ना कि जब घर का जो कमाने वाला होता है वो बाहर नौकरी करो तो घर पे एक बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सोए रहते हैं, उनको खाना बेड पे मिलता है, लेकिन फिर भी एक आसरा होता है कि नहीं बुजुर्ग घर पे हैं। तो चाचा इफ्तिखार की भी टीम में मौजूदगी वो बाइसे बरकत ही लगती है मुझे कि बुजुर्ग हैं टीम में, चल रही है टीम, ऐसा लगता है।
हाँ, ये आसरा है चाचा इफ्तिखार का। 32 साल के लगते नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बुजुर्ग है वो और वो टीम में है, तो अपन लग कर जाते हैं चाचा कहने पे। ये वैसे अगर आपका क्लिप उन तक पहुंचा ना, आपके पास तो हमारे भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान पहले है ना। हाँ, बड़े भाई हैं आप। अच्छा मीर साहब, मैं दोबारा कैप्टन की तरफ वापस आपको लेकर आता हूं। हम एकदम ये भी मैं नहीं चाहता कि कल ये भी इल्जाम हम पे मीडिया के ऊपर ये लगे कि जी अभी तो 3 मैचेस हुए थे और आपने तनकीद के निश्तर चलाना शुरू कर दिए, एक प्लेयर को खेलने तो दिया करें। और ये बात दुरुस्त भी है, समाव हम जल्दी करते भी हैं, लेकिन क्या शाहीन के मामले में हम जल्दी कर रहे हैं या बोर्ड ने जल्दी की उनको लाने में? अभी उनका आना बनता नहीं था। इन पर्टिकुलर कैप्टनसी के हवाले से क्या तज्जिया आपका? देखिए, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड ने जल्दी की शाहीन आफरीदी को लाने में। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। डोमेस्टिक क्रिकेट की कप्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी में बड़ा फर्क है। और शाहीन शाह आफरीदी ने नो डाउट के लाहौर कलर्स की टीम जो कि बिल्कुल ही नीचे थी और अरमला की पसंदीदा टीम थी जो 16, 17, 18, 2000 में बिल्कुल ही आखिरी नंबरों पर आती थी, लेकिन फिर उसने आकर के 2 मरतबा टाइटल जीता। तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू शाहीन आफरीदी। लेकिन शाहीन आफरीदी को इतनी, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, मुझे तो वो शाहीन आफरीदी नजर ही नहीं आ रहा जिसमें इतनी थ्रिल, इतना एंथुसियाज्म होता था, वो नजर ही नहीं आ रहा। तो इन्होंने उसको बना करके बस वो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना क्रिकेट की। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है लेटर पर है, सुनने में आपके मुस्तफा रमदे शायद उबूरी चेयरमैन हो पीसीबी के, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री से सजेशन मांगा। बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर है, तो क्या होता है, गवर्निंग बोर्ड बनता है। तो मेरे ख्याल में जो फैसले हुए ना इमरान, उन फैसलों ने जो है वो बैकफायर किया है। और उन फैसलों, हफीज को बनाना हेड कोच मतलब डायरेक्टर, वो भी फैसला बैकफायर कर गया ना। हफीज अपनी चला रहे हैं। फिर इस तरीके से शाहीन शाह आफरीदी इतना अच्छा आपका बॉलर, उसको आपने उठाकर कप्तान बना दिया। वाइस कैप्टन की हद तक तो समझ में आता था, उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा जो फैसले किए गए, अजीब और गरीब फैसले, जिससे क्रिकेट को फायदे ख्याल में नुकसान पहुंचा है। नुकसान ही पहुंच रहा है। मिर्जा साहब, जो आप अपने फैसलों की बात कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट के, वो बैकफायर कर रहे हैं और उसका नतीजा टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। आए रोज किसी ना किसी एक प्लेयर को टारगेट किया जाता है, जैसे आपने सरफराज की बात की, फिर बाबर की बात की, अब शाहीन शाह आफरीदी है। टारगेट इन अ वे कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फिर वो अपने खेल को भी उस तरह से कैरी नहीं कर पाते। आप जो मैनेजमेंट, आपके सोर्सेज के मुताबिक जो आप हमें बता रहे हैं, अब ऑब्वियसली मैनेजमेंट के चेंज के साथ ही टीम के अंदर भी और उस तरह से दीगर चीज़ों में भी चेंजेस आते हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो आपको लगता है ये जो कंसिस्टेंसी वाला मामला है टीम की परफॉर्मेंस को लेके या मैनेजमेंट के फैसलों को लेके होना चाहिए, ताकि एक क्लियर पिक्चर आए हमारी टीम के? बिल्कुल अरमला, आपने सही पॉइंट आउट किया। मुस्तकिल मिजाज की कमी है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप इंडिया की मिसाल ले लें कि वहां एक चीफ सेलेक्टर रहता है, वहां रोटेशन बेसिस पे चीफ सेलेक्टर होते हैं। अजीत अगर का कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, वो इस वक्त चीफ सेलेक्टर है भारतीय क्रिकेट टीम का। तो वहां पर एक रोटेशन बेसिस पर, हमारे यहाँ जो आया उसने आते ही अपने मनपसंद बंदे को लगा दिया। अब आप देखें ना, वहाब रियाज आया, नथिंग अगेंस्ट हिम, वो वजीर आला पंजाब के मुर्शीद बरा खेल दिए, चीफ सेलेक्टर भी बना दिया। तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पसंद नापसंद की बेसिस पर और कंटिन्यूटी नहीं रखी जाती कि अगर पिछला क्रिकेट बोर्ड किसी को लगा कर गया है तो पहली छुरी उसी पे चलाएंगे जिनको उसने लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, आज से जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसका भी बाकायदा तौर पे आगाज हो रहा है और वार्म अप पाकिस्तान हार गया। क्या तज्जिया आपका, कैसी टीम है हमारी, क्या करने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान की टीम अच्छी है और मोहम्मद यूसुफ तजुर्बाकार है, वो पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ भी बैटिंग कोच लगे रहे। तो उम्मीद तो ये है, हफीज की तरह वो नहीं कि अचानक आकर उन्होंने डायरेक्टर का ओहदा संभाल लिया। मोहम्मद यूसुफ काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे। अंडर 19 में पोटेंशियल है, लेकिन क्या फायदा, हम अगर अंडर 19 प्लेयर्स को सीनियर टीम में नहीं लाएंगे, डरेंगे, खौफ होगा हमें, तो कैसे हमारी क्रिकेट आगे चलेगी। आप माजी की मिसालें ले लें कि कितने पाकिस्तान के क्रिकेटर, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, चाहे बाबर आजम हो, बेशुमार क्रिकेटर, सरफराज अहमद, वो सब अंडर 19 से पाकिस्तान की सीनियर टीम में आए। लेकिन अब मुझे आप बता दें कि अंडर 19 का कौन सा क्रिकेटर इस वक्त मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सीनियर टीम में आ रहा है। तो ये सिलेक्शन को देख
देखना होगा। आप यंगस्टर्स पर भरोसा करें, उन पर एतमाद करें तो वो डेफिनेटली आउटपुट देंगे। अब आप हसीबुल्ला को घुमा रहे हैं, साहबजादा फरहान को घुमा रहे हैं, घुमा फिरा के न्यूजीलैंड की सैर करा के मौसम की तब्दीली के बाद वापस ले आएंगे, तो क्या फायदा है ऐसे? मेरे ख्याल में इनको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो चूंकि आज भी मैच है, आज हमारा चौथा मैच है, 3 हम मुसलसल हारे हैं और हम मुसलसल इस पे भी फोकस रखे हुए हैं कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर, उसमें भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम ने जाना है। क्या कोई मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ इन पर्टिकुलर कैप्टेंसी के हवाले से एक्सपेक्ट करें हम, या तफवीज करते हैं आप कि वर्ल्ड कप से पहले तब्दील कर लें और टीम को दोबारा वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप से पहले वाली 2023 से पहले वाली टीम के मोमेंटम पे लेकर आने के लिए, या फिर नहीं तजर्बा जारी रखना चाहिए और जैसा कि हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप तक लेके जाएंगे और फिर वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे क्या करना है? आपकी क्या तजवीज़ है? क्या इस सीरीज के बाद तब्दीली आनी चाहिए कैप्टेंसी में दोबारा से? मेरे ख्याल में भी शाहिद आफरीदी को मौका देना चाहिए। जब आपने बना दिया तो आप उसको मौका दें, पूरा मौका दें। इसके बाद 5 T20 है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी तो वहां आप उसको देखें, लेकिन तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। फिर वर्ल्ड कप में जब हमारी पोजीशन अच्छी नहीं आती तो हम कहते हैं हम टीम की तश्कीलें कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो किस बात रीबिल्ड की देते हैं। अब आप देखें पिछले वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो T20 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची, उससे पिछले T20 फाइनल तक मैथ्यू वेड अगर शाहीन अफरीदी को छक्के लगाता और हसन अली से कैच ड्रॉप नहीं होता तो वो वर्ल्ड कप में हम फाइनल में जाते। तो अब मेरे ख्याल में, और फिर आपका रिवायती हरी भारत से 9 जून को मैच है, वो आइजनहावर पार्क, और आइजनहावर के बारे में बताते चलूं कि जो अमेरिका के पहले सदर है और वाइस सदर है जिन्होंने कोई क्रिकेट मैच देखा था। अच्छा, 1950 स्टेडियम कराची में, और इंतखाब आलम ने पहली गेंद पर कॉलन मैकडोनल्ड को बोल्ड किया था टेस्ट क्रिकेट। तो मैच में एक दिन का खेल अमरीकी सदर आइजनहावर ने पाकिस्तान के सदर मरहूम फील्ड मार्शल अयूब खान के हमरा देखा था। आज तक अमरीकी सदर नहीं गया, तो उनके नाम पर वो आइजनहावर पार्क है न्यूयॉर्क में, जहां पर के क्रिकेट स्टेडियम में भी बनाया जा रहा है। तो 9 जून को जब पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले होंगी, खचाखच भरा होगा स्टेडियम, तो क्या हमें अपनी टीम की जो है ना उसकी कॉम्बिनेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। एक मजबूत कॉम्बिनेशन हम बनाएं ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद हो सके। ठीक है, ठीक है, बस आप अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब रखें। इस सीरीज में तो शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन सिंस वी कॉल यू डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, तो हो सकता है जो अगली सीरीज आने वाली है उसमें फिर जरूर हम आपको दोबारा इस जॉब पे मदू करेंगे, बीइंग अ डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल बेग डॉक्टर थे हमारे साथ मौजूद थे, उनसे तजिया लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। अब आपको कारवां सराय के हवाले से बताते हैं, हमारा फ्लैगशिप शो है। आप हर इतवार की शाम 8:05 पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ देखते हैं। डॉक्टर काशिफ जो कि एक मारूफ तारीखदान है, पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनसे इस एपिसोड के अंदर गुफ्तगू हो रही है, और गुफ्तगू खास तौर पे हो रही है जो गजा इसराइल तनाज़ा है, इसके पस मंज़र के ऊपर बात हो रही है। मजीद क्या डिस्कशन है, ज़रा कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। इस जंग का क्या अंजाम देख रहे हैं, किसी अंजाम की तरफ जा रही है या नहीं? क्योंकि इसराइल की बहुत सारी आबादी ये कह रही है कि अब इसको शुरू किया है तो लेबनान तक ले जाएं और पूरे खित्ते से इसराइल अपना फ़लस्तीनियों को निकाल दें। आपके ज़हन में क्या आता है? एक कसीर तादाद उनमें से मुसलमान होगी, तो ये जो फ़लस्तीनी है ये उन्हीं इसराइलियों के उस ज़माने की औलाद में से हैं। यानी ये जो कुछ बमबारी कर रहे हैं अपने ब्रदर्स के ऊपर, अपने ही नस्ल के ऊपर कर रहे हैं। प्रोफेसर शलोमो हुसैन ने ये कहा कि जी उन्होंने थ्रू एंथ्रोपोलॉजी, एंसेस्ट्री, जेनेटिक्स और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से ये साबित किया कि यस जंग हुई थी, बारखोबा रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो हुआ था। बारखोबा रेवोल्यूशन में इन्होंने बगावत की थी, लेकिन जब उन्होंने बारखोबा रेवोल्यूशन को क्वेल किया, ख़त्म किया, तो यकीनन कुछ लोग मारे गए। एक जंग हुई, 5-7 हज़ार लोग मारे गए, लेकिन उस वक्त तकरीबन इसकी आबादी कई मिलियंस में थी। कुछ लोग भागे, जिनमें वो बनु करीसा भी है जो मदीना में जाके वो कबीला था जो उस वक्त वहाँ पे भागकर मदीना में जाकर आबाद हो गया था। तो 10-12 हज़ार भाग गए, तो बाकी मिलियंस कहाँ गए? हमें मुस्लिम उम्मा का शराब दिया गया बचपन से कि भाई पता नहीं कहाँ एक कांटा चुभता है तो यहाँ हमें दर्द महसूस होता है, वो कहाँ है? आपको पता है कि एक जूइश कैलेंडर है। जूइश कैलेंडर बेसिकली ये है कि दुनिया 6000 साल के साइकिल में चलती है। हम इस वक्त आखिरी 6000 साल के साइकिल में हैं अकॉर्डिंग टू जूइश कैलेंडर।
और उस हिसाब से हम 5000 तकरीबन 700 और 85 या 86 ईयर में हैं। तो उनके हिसाब से 200 सवा 200 साल रह गए हैं इससे पहले कि क़यामत आएगी या एंड ऑफ द टाइम की वो होगी। नहीं, क़यामत तो हमारे लिए तो आ चुकी। जी हमारे लिए तो आ चुकी। ये मैं उनके पर्सपेक्टिव उससे पहले उन्होंने हैकल बनाना है। जैसे सर वो जो ये इनका इन्होंने एक मार्शल माइंडसेट जो तैयार किया हुआ है और जो मास्टर प्लान तैयार, उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया को कम से कम एक चीज़ वाज़े हो गई है कि जो यहूदी हैं यानी कि जो शरीयत मौसवी के पाबंद हैं और जो तौरात के पाबंद है, उनमें खुदा का खौफ है, आखरत का खौफ है और वो जानते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। दूसरी साइड पर ये तलमूद के मानने वाले, तलमूद रबाइज़ की बनाई हुई एक तफसीर किस्म की चीज़ है, एक मैन रिटन एक डॉक्यूमेंट है जिसको ज़ायनिस्ट मानते हैं, जिसके अंदर वो चीज़ बाकायदा एक पैराग्राफ है कि जिसमें कहा गया है कि आपको पता है नॉन ज्यूज़ को ये जेंटाइल्स कहते हैं, कि जेंटाइल जो हैं इनकी औरतों को रेप करना, इनके साथ फ्रॉड करना, इनके साथ झूठ बोलना, इनको धोखा देना 100% जायज़ है। अच्छा, ये वही मेंटालिटी है जो एक इजरायली जनरल ने कहा था कि ये ह्यूमन एनिमल्स। कारवां सराय की हम कुछ झलकियां आपको दिखा रहे थे। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस डिस्कशन एट 8:05 PM ऑन संडे। इंशाल्लाह आप देखिएगा और फिर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कारवां सराय के हवाले से। अच्छा, आपने पहले भी क्रिकेट की बात की थी, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ऑनरी वेट करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद टॉस मुतवक्के है और आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चौथा मैच खेला जाना है। एक तब्दीली पाकिस्तानी फॉर्मेट के अंदर, पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर की गई है। साहबजादा फरहान साहब को लाया गया है, आजम खान को ड्रॉप किया गया और आजम जिनके ऊपर हम थोड़ा सा तनकीद पहले नहीं कर रहे थे कि खेलें, हम चाहते भी हैं बिकॉज अ वेरी हार्ड हिटर, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर जिस तरह आजम एक्सपोज हुए हैं आईएमएस से, उनको वापस आना चाहिए, भरपूर तरीके से अपनी स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। टैलेंट उनके अंदर है और आई बिलीव कि वो इस टैलेंट को बुरूए कार लाकर एक अच्छे T20 बैटर बन सकते हैं अगर उस पर थोड़ी सी वो मेहनत करे। आई मीन क्या नामुमकिन, उनको चांस तो मिल रहा है तो थोड़ी मेहनत करें। चांस मिल रहा है और उनको बाकायदा तौर पे चांस देने के हवाले से दो कि बहुत सारी तनकीद होती रहती है और उस पर बात भी करते रहते हैं, लेकिन अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो बहुत बेहतर अंदाज में उनको यूटिलाइज करना चाहिए था। एंड आई होप कि वो अपने, जिस तरह से इमरान ने कहा है कि अपने स्किल के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर मजीद काम करेंगे ताकि जो हार्ड हिटर एक बैट्समैन के तौर पर उन्हें जाना जाता है, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो पाकिस्तानी टीम के लिए चूंकि उनको मौका मिला है कि वो नेशनल टीम का हिस्सा बने तो उसमें भी वो उतनी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए। कुछ ही देर बाद 11:10 पे जो चौथा T20 मैच है न्यूजीलैंड के साथ वो खेला जाएगा और जो टॉस है वो कुछ ही देर में आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले 3 मैचेस के अंदर, जो कि 5 मैचेस की सीरीज थी जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है, इससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी टेस्ट मैच की सीरीज हार कर आया और अब इस T20 मैचेस को भी जो सीरीज है उसमें तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन वही होप कि जो चौथा मैच है जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज 11:10 थोड़ा सा जीत का मुकाबिल होंगे, जीत का जायका, थोड़ा सा जीत का लड्डू हम खा लें थोड़ा सा। हमारी इस टीम से गुजारिश है। वैसे हमने अगर तीनों मैचेस के अंदर पहले हमने बॉलिंग की और चेज किया और तीनों में हारे, एक या 2 मैचेस तक काफी था, फिर तीसरे मैच में स्ट्रैटेजी तब्दील होनी चाहिए थी और तीसरे मैच में तो मुझे सबसे बड़ी रिजर्वेशन मेरी ये रही कि हम पूरे 20 ओवर खेले, 7 विकेटें हमारी गिरी और हम 179 रन बना सके। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम किस गेम प्लान के साथ उतरे। हमारा जीत का माइंडसेट ही नहीं था कि हम 224 चेज, अगर माइंडसेट होता तो 5-10 रन से हार जाते। हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। ऐसे हमने सोचा कि सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली, एक्सरसाइज पे भी हम ज़रूर बात करें ताकि आप वीकेंड पे एक्सरसाइज करें। उसके लिए खुशी हमारे साथ मौजूद है। जी खुशी। थैंक यू अमला, थैंक यू इमरान। सो आज बेसिकली क्रॉसफिट डे है तो हम आज क्रॉसफिट करेंगे। सो गाइस, इसमें आपने पहले वार्म अप करना है जिसमें हम टोटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपने बैक और अपने पोस्टीरियर को वार्म अप करना है, देन वार्म अप आवर नीज, स्क्वाट, ठीक है, 30 reps, then you're gonna do front kicks, ठीक है, grab a chair or something और आपने 30 back and forth करनी है, then sideways करनी है and then उसके बाद guys हम arm circles करेंगे, 30 back, 30 forward and then we'll start और we can do some jumping jacks ताकि हार्ट रेट थोड़ा ऊपर जाए, some mountain climbers, ठीक है, 100, 30 या 1 minute each। उसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स गाइस, 4 एक्सरसाइज होंगी, टाइम वेस्ट होंगी, ये रेपिटेशन बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर अ बिगनर यू कैन यूज सिंगल डंबल या लाइटर डंबल्स,
मैं अभी एक कर रही हूँ, आप 2 भी यूज कर सकते हैं. So I can use 2 as well. So dumbbells should be right above your shoulders, elbows tucked in, toes pointing 45 degrees. So हमने squat करना है और खड़े होके हमने press करना है. Breathe out on the top, head below the knees, sideways and extend up. Explosive movement है. So push, जब अपने ऊपर आने explode करना है. So second exercise are skiers. पहले front से दिखाऊंगी आपको guys. Chest upright, lumbar curve, hinge करना, hips को पीछे, knees bend होंगी, soft knees and push. Push with the hips, push the dumbbells forward, sideways देखने, hinge, soft knees, core tight, keeping your chest upright. And then guys, third exercise is on the floor. You need a pair of dumbbells. अगर आप beginner हैं, without dumbbells करना, वो मैं आपको करके दिखा दूंगी. So plank rows. And then you're going to do deadlifts, stand and deadlift. So in line with head to heel in line, pull and punch down, pull and punch down. जब pull करेंगे breathe in करना है, punch down करेंगे तो breathe out. Make sure your hips are not moving. For beginners, lighter weights on your knees and then on your toes, jump forward and stand. So guys, last exercise. Dumbbells should be in your hands, chest upright, and then do high knees. Knees up. Don't move the dumbbells. Arms straight. So guys, it's time based. 30 seconds on, 10 seconds off. ये हमने 4 राउंड करने हैं, 4 exercises के. And then after the rounds, cool down for 5 minutes and try these exercises at home. Take care. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच खुशी, आपने सुबह हमें अच्छी एक्सरसाइज बता दी है. कोशिश करें कि वीकेंड पे जितनी अच्छी एक्सरसाइजेस बताती हैं, कोई एक की है कभी आपने जिंदगी में? मैं करती हूँ. ओके अरबला, ओके अरबला, अब हम आपसे प्रूफ तो नहीं मांग सकते, आपकी बात पे एतबार है. मेरे सोशल मीडिया पे जाए, आपको प्रूफ मिल जाए. आप चले जी, आप जाके देखिएगा. वैसे एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे ये जो सांस से रिलेटेड होती है. और मैंने कल एक एक्सपर्ट को कहते सुना कि आप अगर ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट्स आउट ऑफ 24 आवर्स अगर आप अपने आप को दे दें, रिलैक्स होके अपनी बॉडी को दे दें, तो आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट आ सकता है. और कुछ तो कहते हैं कि 1 घंटे की एक्सरसाइज आपकी कई सालों की लाइफ बढ़ाती है. डेली जो आप करते हैं ना, आई मीन उस पर बहुत फर्क पड़ता है. सो ये तो वो बातें मीठी मीठी जो हम करते रहते हैं, लेकिन इस पर अमल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आजकल, चूंकि ठंड भी है तो इंडोर भी आप कर सकते हैं. सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन थैंकिंग खुशी भट्ट. पाकिस्तानी टीम को बेस्ट विशेस हम कहेंगे, जो कि अब से कुछ देर के बाद टीम का शुक्रिया, टीम का भी शुक्रिया ही है वैसे, लेकिन बल्कि साढ़े लो सलाम है टीम. तो हमारी बेस्ट विशेस अल्लाह करे अच्छा अच्छा खेलें. हम टाइम हमारे प्रोग्राम का खत्म हो गया. आपसे मुलाकात करेंगे अब ऑन मंडेज. डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर बेस्ट ऑफ एंड गिव अस योर फीडबैक. मंडे को मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.